गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर क्लास 8 के बच्चों के लिए इतिहास। पिछले लेसन में हम लोगों ने आधुनिक काल पढ़ा था। पिछले लेसन में हम लोग आधुनिक काल पढ़े थे और उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। लॉन्ग क्वेश्चन को स्कूल में लिखवाया जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, एक भारत का उपनिवेशीकरण। भारत का उपनिवेशीकरण यानी कि भारत जो है वो किसका उपनिवेशक बना, यानी कि जो प्रशासन है वो भारत का वो किसके हाथ में। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी दूसरे देश का किसी देश पर शासन करना। तो भारत का जो उपनिवेशीकरण कैसे शुरुआत हुआ उसका आज हम लोग बताएंगे। यानी कि भारत का जो उपनिवेशीकरण हुआ, ब्रिटेन जैसे उपनिवेशक के तौर पर भारत को ही किया, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन आया, तो ये कैसे आया उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत प्राचीन काल से ही विश्व भर के व्यापारियों के लिए आकर्षण का एक केंद्र रहा। भारत प्राचीन काल से ही यानी कि पुराने जमाने से ही विश्व भर के व्यापारियों के लिए आकर्षण का एक केंद्र रहा। आकर्षण का केंद्र यानी कि लोग भारत की तरफ खींचा चला रहा था। क्यों खींचा चला रहा था वही सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो जो भारत है वो विश्व भर के व्यापारियों के लिए आकर्षण का एक केंद्र रहा है। मध्यकाल में यहाँ व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि हुई। मध्यकाल में क्या हुआ, आधुनिक काल के बाद जो आता है मध्यकाल, उसमें तो व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि, यानी कि व्यापारी लोग थे, ढेर सारा व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। कहाँ पे आते थे? भारत में, ठीक है। यह व्यापार भारतीय शासकों के लिए भी लाभकारी था। यह व्यापार भारतीय शासकों के लिए भी लाभकारी था। अतः उन्होंने इसे पूरा सहयोग दिया। किसको सहयोग दिया? व्यापारियों को सहयोग दिया, क्योंकि अपने लाभ के लिए उनको व्यापारियों को छूट दे दी अपने यहाँ व्यापार करने के लिए। यानी कि अपने जो भारत है, देश है, उसमें शासन करने ये व्यापार करने के लिए छूट दे दी। किसने दे दी? जो स्थानीय शासक थे, जो भारत के स्थानीय शासक थे। क्योंकि पहले हम लोग का जो था वो राजतंत्र था, अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा के अलग जो क्षेत्र थे वो अपना अपना शासन करते थे, ठीक है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक ये व्यापारिक गतिविधियां व्यापारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित की जाती थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक यानी कि शुरू में 17वीं शताब्दी के शुरू में क्या था, व्यापारिक गतिविधियां जो था व्यापारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित की जाती थी। यानी कि जो व्यापारी आते थे खुद, मतलब वो खुद संचालित करते थे, कैसे हमको व्यापार करना है, क्या करना है, कौन सा व्यापार कौन सा क्षेत्र में करना है, ठीक है। अपने व्यापार में उन्हें अपने देश की सरकारों का सहयोग सदैव नहीं मिलता था। अपने व्यापार में उन्हें अपने देश की सरकारों का सहयोग सदैव नहीं मिलता था। यानी कि वो जिस देश से व्यापार करने के लिए आते थे यहाँ, तो जिस देश से आते थे उस देश की सरकार इन लोग को सहयोग ज्यादातर नहीं करती थी, ठीक है। परंतु समय के साथ साथ स्थिति बदली तथा धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अपनी व्यापारिक कंपनियां का निर्माण किया। समय के साथ साथ क्या हुआ, स्थिति बदली और धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अपनी व्यापारिक कंपनियों का निर्माण किया। यहाँ एक उपयोगी तथ्य है, उसको जान लो। यूरोपीय कंपनियों के ये ठिकाने फैक्ट्री इसलिए कहलाते थे, यानी कि फैक्ट्री जो नाम पड़ा वो अपनी कर्मचारियों को फैक्टर्स कहा जाता था। वो अपने कर्मचारियों को क्या करते थे, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था, ठीक है। इसलिए उसको फैक्ट्री कहा जाने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड बोलते हो, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के व्यापारियों के एक समूह के द्वारा आरंभ की गई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा आरंभ की गई थी। जो व्यापारी हैं वहां के, ब्रिटेन के व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है शुरू की गई थी। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु आज्ञा पत्र जारी किया। पहले तो उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदला और वहां का जो सरकार है या जो राजा है उनको सपोर्ट देना शुरू किया। जैसे ब्रिटिश का देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के व्यापारियों के एक समूह के द्वारा आरंभ की गई थी। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु आज्ञा पत्र जारी किया। पूर्वी देशों, ठीक है, पूर्वी देशों जिसमें कि तुम्हारा भारत आ गया, ठीक है। और भारत में भी जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे उनको जाने की अनुमति थी, व्यापार करने की अनुमति थी, ठीक है। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। आज्ञा पत्र में ये लिखा गया था, यानी कि महारानी एलिजाबेथ ने जो आधिकारिक पत्र जो जारी किया था उसमें ये जो आज्ञा पत्र में जो लिखा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। यानी कि जो ब्रिटेन के जो व्यापारी जो एक समूह में थे, उन्हीं लोगों को केवल अनुमति थी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की। दूसरा और कोई समूह अगर आता तो व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। 1612 में ईस्ट इंडिया में 1612 ईस्वी में कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1612 ईस्वी में कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। याद रखना इसको। 1612 ईस्वी में कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या हुआ, ऐसे मत पढ़ना कंपनी, कौन सी कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कारखाना जिसको कि फैक्ट्री बोलते हो, ठीक है। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर से कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे। सर थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर से कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे। यानी कि जो वहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसको कि ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ, उनसे आज्ञा पत्र मिला था, तो उन्होंने व्यापार करना चालू कर दिया। लेकिन ये जो सर थॉमस रॉ 1615 ईस्वी में जो आए और मुगल सम्राट जहांगीर से कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में, यानी कि कुछ व्यापारिक अधिकार का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे हमको कारखाना करना है, क्या चीज हमको उत्पादन करना है, ये सब जो अधिकार था वो उन्होंने जहांगीर से प्राप्त कर लिया। कौन कर लिया? सर थॉमस रॉ ने। कौन कर लिया? सर थॉमस रॉ ने, ठीक है। जहांगीर से कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त, ठीक है। उनके फलस्वरूप उन्होंने मद्रास, जिसको कि हम चेन्नई के रूप में जानते हैं, बंबई जिसे अभी मुंबई कहा जाता है, व कलकत्ता जो कि कोलकाता कहा जाता है, में अपने कारखाने स्थापित किए। ठीक है। किसने किए कारखाने स्थापित? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सूरत के अलावा कहाँ कहाँ किए? मद्रास जो कि चेन्नई बोला जाता है, बंबई जिसको कि मुंबई बोलते हो, कलकत्ता जिसको कि कोलकाता बोलते हो, में अपने कारखाने स्थापित किए। वास्तव में ये कारखाने उत्पादन से संबंधित न होकर सामान रखने के गोदाम थे। जो ये कारखाने थे वो उत्पादन नहीं करते थे, किसी भी सामान को वहां बनाते नहीं थे, बल्कि वो सामान रखने के गोदाम में उसका उपयोग करते थे, कारखाने को।
इन्हीं स्थानों को अन्य कार्यों जैसे कार्यालयीय दस्तावेजों को संभाल कर रखने तथा कंपनी के प्रतिनिधियों के निवास के ठिकानों के रूप में भी प्रयोग किया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी ये मद्रास, बंबई, कलकत्ता या सूरत में, यानी कि कुछ कारखाने ऐसे थे, कुछ में प्रोडक्शन होता था यानी कि उत्पादन होता था, और कुछ को ये इन्होंने गोदाम के रूप में रखा था, कुछ को उन्होंने दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए बनाया गया था, और कुछ को जो भी ब्रिटेन से प्रतिनिधि आते थे उनको ठहरने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो कारखाने थे उनको क्या क्या चीज में प्रयोग किया जाता, कुछ में उत्पादन होता था और कुछ में गोदाम होते थे, कुछ में दस्तावेजों को संभाल कर रखे जाते थे और कुछ को प्रतिनिधियों के निवास के ठिकाने के रूप में प्रयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्त्रों, नील, मसालों व यौछार क्या होता है, एक रसायन है, बारूद बनाने में काम आता है, उसका व्यापार करती थी। किसका करती थी? कपड़ा, वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, तो जो भारतीय कपड़ा है कपड़ा का, नील का, मसालों का व यौछार एक रसायन है जो बारूद बनाने में काम आता है, क्या व्यापार करती थी। कंपनी ने अपने मद्रास व कलकत्ता स्थित ठिकानों की किलेबंदी करके इन किलों को क्रमशः फोर्ट सेंट जॉर्ज व फोर्ट विलियम के नाम दिए। कंपनी ने मद्रास व कलकत्ता स्थित ठिकानों की किलेबंदी कर ली, यानी कि जो कारखाने इन लोगों ने संभाल के रखे थे, किसी में गोदाम, किसी में दस्तावेज, किसी में निवासियों को ठहरने के जो प्रतिनिधि आते थे उनको रखने के लिए, तो क्या किया था इन लोगों ने कि कुछ ठिकानों को ये लोग क्या किया था कि किलेबंदी कर दी थी। कुछ जो ठिकाने थे उनको क्या कर दी थी? किलेबंदी, और उनका नाम भी क्रमशः फोर्ट सेंट जॉर्ज व फोर्ट विलियम के नाम दे दिए, यानी कि उस पर उनका नाम भी था कि ये फोर्ट विलियम। ठीक है, अब यहां देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तो हम लोग पढ़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ने से पहले यहाँ कुछ दिया हुआ, इसको वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद, ठीक है। तो 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देश समुद्री व्यापार पर अधिकार करने के लिए एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे। क्या करते थे? यूरोपीय देश जो थे वो समुद्री व्यापार पर अधिकार करने के लिए एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे। कौन करते थे? यूरोपीय देश। किस पर अधिकार करने के लिए? समुद्री व्यापार पर एक दूसरे से स्पर्धा कर, यानी कंपटीशन था, हम जाएं। ठीक है, तो इन देशों के शासकों ने अपने देश के अंतर समुद्री व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कानून बना रखे थे। इन कानूनों का उद्देश्य अपने व्यापारियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इन कानूनों का उद्देश्य अपने व्यापारियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इसी को वाणिज्यवाद का नाम दिया गया। ब्रिटेन के व्यापारियों का ही एक उदाहरण ले। इन व्यापारियों को ब्रिटेन में वस्तुओं को आयात करने के लिए केवल ब्रिटेन के जहाजों के प्रयोग की अनुमति थी। इन व्यापारियों को ब्रिटेन में वस्तुओं को आयात करने के लिए केवल ब्रिटेन के जहाजों के प्रयोग की अनुमति थी, अर्थात ब्रिटेन में सामान लाने के लिए केवल ब्रिटिश जहाजों का ही प्रयोग किया जाता था। आयात मतलब जैसे एक देश से दूसरी जगह भेजना, और निर्यात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लाना। जैसे अगर मान ली कि भारत से अगर जाए तो आयात कहलाए, और ब्रिटेन से अगर आए तो निर्यात कहलाएगा। अगर भारत से कोई सामान अगर जाता है ब्रिटेन में तो क्या कहलाएगा? आयात।
और वहां से जो आएगा उसको बोलेंगे निर्यात। ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था से ब्रिटेन में लाए जाने वाले सामान के नियमों में सहायता मिलती थी। तो आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने जाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, ठीक है, और किस किस चीज के रूप में उसका उपयोग किया गया, ये सब पढ़े। तो आज इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लिख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहला प्रश्न लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कब और किस ईस्वी में स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कब और किस ईस्वी में स्थापित किया? दूसरा प्रश्न, वाणिज्यवाद क्या है? दूसरा प्रश्न, वाणिज्यवाद क्या है? दूसरा प्रश्न, वाणिज्यवाद क्या है? तो आज बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी।